नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर जो हम पढ़ रहे हैं आदर्शवाद के बारे में। हमने आदर्शवाद का अर्थ, उसका महत्व, उसके सिद्धांतों की और उसकी आलोचना के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन आज हम आदर्शवाद का मूल्यांकन करेंगे। किस प्रकार इतनी बुराइयां होने के बाद भी आदर्शवाद एक अच्छी, इसमें ये मान लेना है कि इसमें केवल बुराइयाँ ही हैं, ये नहीं, इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं। तो पक्ष और विपक्ष के पश्चात हमने आदर्शवाद को अपना आंशिक महत्व है जिसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें पहला आता है कि आदर्शवाद राजनीति व नीति शास्त्र के बीच संबंध स्थापित करता है। आदर्शवाद ये चाहता है राजनीति और नैतिकता एक साथ में रहे। यदि जिस व्यक्ति में नैतिकता है वह राजनीति करता है तो वह एक घनिष्ठ संबंध होता है, और राजनीति से नैतिकता को अलग कर दिया जाए तो वह राज्य के लिए बड़ी घातक हो सकती है। इसलिए चाहे गांधी जी हो, चाहे ग्रीन हो, उन्होंने भी राजनीति और नीति शास्त्र के बीच में महत्वपूर्ण संबंध को स्थापित करने की पहल की। फिर दूसरा है आदर्शवादियों का साधुई कला का सिद्धांत निर्बाध रूप से सत्य है। यानी कहने का मतलब यह है समाज व राज्य के अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। यानी राज्य के विकास, राज्य के अंदर रहकर व्यक्ति, समाज अपना विकास कर सकता है। इसके अलावा बिना राज्य के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। यह आदर्शवादियों ने कहा है, जो सर्वथा सही है। आज मैं किसी ऐसे राज्य में रहता हूँ जहाँ पिछड़ापन हो, चाहे जैसे कि हम ले लें अफ्रीका के कोई देश ले लेते हैं जहाँ भूखमरी, बेरोजगारी, इस प्रकार की समस्याएं जब ज़्यादा प्रबल मात्रा में उपलब्ध है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना विकास किस प्रकार करें। फिर तीसरा आता है उदार आदर्शवाद का यह विश्वास ठीक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपार्जित सुख सर्वोत्तम होता है। यानी उदारवादी, आदर्शवादी ये मानते हैं कि जो व्यक्ति अपना सुख उपार्जित करता है, यानी परिश्रम से जो सुख मिलता है, उससे बड़ा कोई सर्वोत्तम साधन नहीं है। यानी मैं आज कोई कार्य करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, तो जो भी कार्य करूँगा तो उस कार्य में जो मेरा परिश्रम लगा है तो उसका जो फल होगा वह मुझे शांति प्रदान करेगा। बाकी जैसे कि एक किसान है, दिन भर खेत में खेती करता है, मजदूरी करता है, किसान खेत में कार्य करता है, और एक चोर जो किसी का धन चुरा लेता है, तो किसान और मजदूर घर पे जाके अपने कार्य से संतुष्ट होंगे। जबकि चोर को डर रहेगा कि कहीं नहीं किसी ने मुझे देख न लिया हो, किसी ने मुझे पकड़ लिया हो तो मैं क्या करूँगा। तो इस प्रकार उसको सुख नहीं मिलता है। तो ये आदर्शवादियों का बहुत ही अच्छी उनकी देन है। फिर आदर्शवादी केवल भौतिक संतुष्टि पर भी बल नहीं देते हैं, यानी केवल संसाधन इकट्ठा करना और उनकी प्राप्ति ही उनका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वह चाहते हैं भौतिकता के साथ साथ में उनकी आध्यात्मिक उन्नति का भी विकास हो। इस प्रकार वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भौतिक संतुष्टि पर के साथ साथ में आध्यात्मिक शांति, यानी मन की शांति से बढ़कर उन्होंने किसी को नहीं माना है, और इसी पर सबसे ज़्यादा उन्होंने बल दिया है। तो यानी भौतिक संतुष्टि के साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया है। फिर नेक्स्ट आता है आदर्शवादी बल को समाप्त कर इच्छा को ही राज्य का प्रमुख
आधार मानते हैं, यानी आदर्शवादी मानते हैं बल से कोई कार्य नहीं होता है, बल को समाप्त करते हैं और उसको समाप्त करने के बाद में इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है और इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार इच्छा को सबसे प्रबल माना गया और इच्छा को प्रबल माना गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है आदर्शवाद सत्य ज्ञान अनुभव के आधार पर आधारित विचारधारा है, यानी ये सत्यता पर आधारित है, ज्ञान पे आधारित है और अनुभव के आधार पर आधारित है, यानी सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, मानवीय स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की मांग है और इसमें सारगर्भित वर्णित जो उसके लक्ष्य बनाए गए हैं, लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन सबका इसमें समावेश है। तो आदर्शवाद कुछ सिद्धांतों का वर्तमान जगत में बहुत ही महत्व है, अर्थात वर्तमान में आदर्शवाद को पूर्णतया ये कह देना है कि इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि आदर्शवादी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति इन सबको ध्यान में रखते हुए इसका वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति समाज का विकास होता है, इस बात पर बहुत ही वर्तमान स्थिति में, वर्तमान की परिस्थितियों में इसका बड़ा महत्व है। इसके साथ में ही राजनीति और नैतिकता दोनों साथ साथ में, क्योंकि भ्रष्टाचार, नैतिकता जब राजनीति में नहीं होगी, अनैतिक लोग जब राजनीति में आएंगे तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी ये हम जानते हैं। तो आज हमने आदर्शवाद का मूल्यांकन करा है। तो मोटे रूप से हमने आदर्शवाद के बारे में देख लिया है। आदर्शवाद, अब प्रश्न आता है आदर्शवाद के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको क्या करना है, आदर्शवाद के बारे में लिखना है और उसके कुछ सिद्धांतों, कुछ आलोचनाओं और कुछ मूल्यांकन का वर्णन करना है। ठीक है, ये तो हो गया एक। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि आदर्शवाद का मूल्यांकन का एक प्रश्न बनता है, आदर्शवाद के सिद्धांतों का एक प्रश्न बनता है और आदर्शवाद की आलोचना का एक प्रश्न बनता है। तो ये हमारे 4-5 प्रश्न आदर्शवाद के अंदर से तैयार हुए हैं। अब हम कल व्यक्तिवाद के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे पास में समय कम है, आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह आपको शॉर्ट में समझा दिया जाए, जिससे क्या हो, आप उस ज्ञान को अधिक अर्जित कर अपना अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।